सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी श्री सदाशिव परिसर में आज हमारे ये प्रशिक्षण कार्यक्रम फलित ज्योतिष का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें जो भी जुड़े हुए हैं सभी को सादर स्वागत है। पहले मंगलाचरण से हम इस कार्य को प्रारंभ करते हैं। नीलाद्रो शंख मध्ये सतदल कमले रत्न सिंहासनस्थम सर्वालंकार युक्तम नवघन रुचिरम संयुक्तम जग्रजेन अधराया वाम भागे रथचरणयुतम ब्रह्मरुद्रेन्द्र वन्द्यम वेदानां सारमेकं सृजन परिवृतं ब्रह्मदारो स्मरामि दारु ब्रह्म स्मरामि ब्रह्मदारु स्मरामि। गुरवे नमः। ये जो ज्योतिष का फलादेश के प्रारंभ में हम सामान्य परिचय ज्योतिष शास्त्र के बारे में जानेंगे। हम लोग सब जानते हैं कि संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र जो है वो काल विधायक शास्त्र के रूप में ख्यात है। काल विधायक शास्त्र कहने से जिस शास्त्र के द्वारा संपूर्ण काल का गणना होती, काल का गणना मतलब जितने त्रुटि से लेके वर्ष मास दिन पक्ष अहोरात्रादि समय का काल का जो भी गणना है इसी शास्त्र के द्वारा किया जाता है। तो यह ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक विज्ञान है। हम जानते हैं विज्ञान किसको कहा जाता है, जिसमें गणित रूप हो और दूसरा फलित रूप भी हो। तो विशिष्ट ज्ञान विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान तभी सिद्ध हो सकता है जिसमें गणित रूप भी हो और फलित रूप भी हो। तो यह ज्योतिष शास्त्र इसीलिए अष्टादश प्रवर्तकों के द्वारा 3 स्कंधों में बांटा गया है। सूर्य पीतामह व्यास वशिष्ठोत्री पराशर 18 प्रवर्तक हैं। तो वह 18 प्रवर्तक जो मुनि ऋषि इस शास्त्र को प्रतिपादन किए हैं, हम लोगों के समक्ष लाए हैं, वह 3 स्कंधों में बांटे हैं। ये समग्र शास्त्र को सिद्धांत, संहिता, होरा। सिद्धांत कहने से जिससे संपूर्ण व्यक्त और अव्यक्त गणितों का ज्ञान हो, त्रुटि से लेके प्रलय का अंत का गणना हो, वह सिद्धांत है। संहिता स्कंध जिससे सामूहिक फलादेश हो। सामूहिक फलादेश मतलब भूकंप, उत्पात, वृष्टि इत्यादि जितने सारे सामूहिक फलादेश है, उसका ज्ञान जिस स्कंध के द्वारा होता है वह ज्योतिष शास्त्र संहिता स्कंध के नाम में विख्यात है। सिद्धांत तो हम जानते हैं, गणित स्कंध को सिद्धांत स्कंध कहा जाता है। और तीसरा स्कंध जो है वो होरा स्कंध, जिस विषय में हम थोड़ा बहुत इस द्विमासिक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। संपूर्ण होरा स्कंध फलित स्कंध के रूप में विख्यात है। फलित विषय को उत्तम व पूर्ण रूप से जानने के लिए ज्योतिष संबंधी संपूर्ण गणित का ज्ञान होना चाहिए,
ग्रहों की, नक्षत्रों की स्थिति का ज्ञान भी होना चाहिए और देश काल परिस्थिति के हिसाब से संपूर्ण फलित स्कंध का प्रचार प्रसार हुआ है और इसी प्रकार हम फलित स्कंध को पढ़ेंगे। जानने की इसमें जब फलित स्कंध के विषय में चर्चा करने हम जा रहे हैं, सिद्धांत संहिता घोरा 3 स्कंध में फलित स्कंध आजकल बहुत प्रचार प्रसार है, क्योंकि जहां भी टीवी चैनल से लेके जहां भी देखेंगे सारे फलित स्कंध कुंडली का फलादेश करने में सब प्रायः सभी लोग तत्पर हैं। इसी कारण से आज यह पाठ्यक्रम जब प्रारंभ हुआ 200 से ज्यादा लोग इसमें जुड़ गए हैं। तो इतना आग्रह संपूर्ण भारतवर्ष क्या विश्व में से कई सारे विदेश से भी जुड़े हुए हैं इसी पाठ्यक्रम में। सबको बार बार स्वागत है। सभी विद्वान भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो विद्वानों को प्रणाम करते हुए इस पाठ्यक्रम को आगे लेते हैं। फलित स्कंध को जानने के लिए हमको पंचांग का ज्ञान जरूरी है। पंचांग कहने से तिथि, वासर, नक्षत्र, योग, करण, जो पांचों चीज से सम्मिलित होके गणित के द्वारा हमारी पास मुहूर्त इत्यादि ज्ञान के लिए रखा जाता है, वह पंचांग है। हम जानते हैं पंचांग से शुभ और अशुभ मुहूर्त का ज्ञान हम लोग करते हैं। विवाह, उपनयन एवं गृह प्रवेश, गृहारंभ इत्यादि मुहूर्त को हम ज्ञान करते हैं। तो ये पंचांग में जो 5 चीज है, तिथि, वासर, नक्षत्र, योग, करण, ये प्रारंभिक ज्ञान सबको नितांत आवश्यक है, ये बेसिक होता है। ये प्रारंभिक ज्ञान हमको पहले से कर लेना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं तिथि मतलब एक चांद्रमास में 2 पक्ष होते हैं और एक पक्ष में 15 तिथि होते हैं, पंचदश तिथि होते हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पंचदशी शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है। इसको थोड़ा बहुत पंचांग से सभी लोगों को आग्रह करता हूं, आप लोग अपना अपना स्थानीय पंचांग को लेके कैसे तिथि प्रतिदिन कितने समय का तिथि होती है वो सब आप लोग देख लीजिए। प्रारंभ में एक निश्चित रूप में आपके पास, सभी के पास एक पंचांग होना अनिवार्य है। और बार तो हम लोग जानते हैं सोम, बुध, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 बार होते हैं और संडे मंडे करके बार की ज्ञान सभी को तो है प्रारंभ से। जो चला वो चला रहा, हम जरा मीटिंग सुनते हुए चला। उसमें आगे ले जाओ, ये गाड़ी निकालो। 27 नक्षत्र जो है वो मुख्य है, क्योंकि अश्विनी आदि 27 नक्षत्र और 12 राशि, इनको लेके हमारी फलादेश आगे बढ़ती है। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका नक्षत्र, कृत्तिका इत्यादि 27 नक्षत्र होते हैं। उन नक्षत्रों के नाम याद करना अनिवार्य है सभी के लिए। निश्चित रूप से सभी को ग्रुप में प्रतिपदादि 15 तिथियों के नाम, 7 वारों के नाम, अश्विनी आदि 27 नक्षत्रों के नाम, विस्कुंभ आदि 27 योगों के नाम, भवादि चरकरण और शकुनि आदि स्थिरकरण का नाम सब हम ग्रुप में भेज देंगे। वह सब आपको याद कर लेना चाहिए। दूसरी बात यह है, जब राशि और नक्षत्र हम आकाश में देखते हैं तो राशि किसको कहा जाता है, नक्षत्र किसको कहा जाता है? प्राचीन सिद्धांत के अनुसार पहले नक्षत्र मतलब ताराओं का समूह जो है वो नक्षत्र है। उसमें संस्कृत में एक परिभाषा है, न क्षरति न चलति इति नक्षत्रम। तो नक्षत्र मतलब जिसका चलन नहीं होता है, जो स्थिर है, वह नक्षत्र कहा जाता है प्राचीन परिभाषा के अनुसार।
और नक्षत्र क्या है? कुछ ताराओं के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। जैसे अश्विनी नक्षत्र, 3 ताराओं को तारा मिलके एक अश्वमुख जैसा आकाश में दृष्टिगोचर होते हैं, इसीलिए उसका नाम अश्विनी रखा गया है। प्राचीन भारतीय परंपरा में अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा इत्यादि जो रेवती तक 27 नक्षत्रों के नाम यहाँ आपको स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा होगा। ये 27 नक्षत्र, अश्विनी में 3 ताराएं, भरणी में 3 ताराएं, कृत्तिका में भी 4, उसी प्रकार रोहिणी 5 ताराओं को मिलके रोहिणी नक्षत्र बनता है। उसी तरह कुछ ताराओं के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। और नक्षत्र से राशि बनते हैं, तारा से नक्षत्र, नक्षत्र से राशि। तो कुछ नक्षत्र अश्विनी, भरणी और कृत्तिका का कुछ पाद मिलके आकाश में जैसे मेष का आकृति हमको दिखाई देता है, अज का आकृति हमको दिखाई देता है, उसका नाम हम मेष रखते हैं। वृषभ का, षंड का आकृति दिखाई दे तो हम उसका नाम वृषभ रखते हैं। कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा मिला के वृषभ रखते हैं। इसी तरह मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु को मिलते हुए मिथुन रखते हैं। उसी तरह 27 नक्षत्रों के समूह से 12 राशियां बनते हैं। तो इसीलिए इसको 27 नक्षत्रों को 12 राशियों में विभाजन करने के लिए चरण का विभाजन किया गया है। विद्वान लोगों ने, प्राचीन महर्षियों ने, अष्टादश प्रवर्तकों ने 27 नक्षत्रों को चरण के हिसाब से बांट दिए हैं, जिससे 12 राशियों के साथ उनका संबंध बन जाए। तो एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, एक राशि में 9 चरण होते हैं। इसीलिए 27 गुणे 4 आगे हो गया है गलत से, इसको गुणा का चिन्ह देना चाहिए। 27 गुणे 4 इजिकल टू 108 चरण होते हैं। 12 राशि गुणे 9 इजिकल टू भी 8। तो 27 नक्षत्र में 108 चरण, 12 राशियों में भी 108 चरण होते हैं। इसका मतलब यह हुआ एक नक्षत्र में 4 चरण और एक राशि में 9 चरण होते हैं। तो उसके हिसाब से बांटा जाता है 12 राशि और 27 नक्षत्रों को। जैसे कि प्रति नक्षत्र में यदि 4 चरण, प्रति नक्षत्र के 4 चरण में एक एक अक्षर होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा, चुचे, चोला। सभी लोग अपना माइक बंद रखें। सभी लोग अपना माइक बंद रखें। माइक म्यूट कीजिए। हम लोग म्यूट कर रहे हैं, आप मैडम मत बताइए, म्यूट कर रहे हैं। चुचे, चोला, अश्विनी। तो अश्विनी नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो प्रथम चरण का अक्षर चू, द्वितीय चरण का अक्षर चे, तृतीय चरण का अक्षर चो, चतुर्थ चरण का अक्षर ला। चू, चे, चोला, अश्विनी। लीलू, लेलो, भरणी। इसमें स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो प्रत्येक नक्षत्र का जो 4 चरण है, प्रत्येक नक्षत्र का 4 चरण में एक एक अक्षर होते हैं, एक एक चरण में। तो अश्विनी नक्षत्र का 4 चरण, भरणी नक्षत्र का 4 चरण, कृत्तिका नक्षत्र का 1 चरण मिल जाएगा तो आप देख रहे होंगे मेष राशि बन जाता है। आकाश में आकृति जो बनते हैं मेष का, वो अश्विनी के 4 चरण से जुड़े, भरणी का 4 चरण और कृत्तिका का 1 चरण मिलके मेष राशि बन जाते हैं। मेष की आकृति दिखाई देता है। उसी तरह कृत्तिका की जो अवशिष्ट 3 चरण, 4 में से 1 गए तो घटा देने से 3 चरण बचा। अवशिष्ट 3 चरण रोहिणी नक्षत्र का 4, मृगशिरा के 2, 4, 3, 7, 2, 9 चरण। एक राशि में 9 चरण होते हैं। तो कृत्तिका के 3, रोहिणी के 4, मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण मिलते हुए वृषभ राशि बन जाते हैं। और
मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण अवशिष्ट रह जाते हैं। तो अवशिष्ट मृगशिरा के 2 चरण, आद्रा के 4, पुनर्वसु के 3 चरण मिलते हुए मिथुन राशि के आकृति आकाश में जो बनते हैं उसका नाम हम मैथुन के कारण मिथुन रख लेते हैं। प्रति राशियों की आकृति के अनुसार यहाँ पे चरण विभाजन किया गया है। आपको ग्रुप में ये भी शेयर कर दिया जाएगा। आप इसको अपने अपने नोटबुक में 27 नक्षत्रों का रेवती तक बनाया गया है इस चार्ट में। मिथुन के पुनर्वसु नक्षत्र का अवशिष्ट 1 चरण, पुष्य का 4, आश्लेष का 4 मिलते हुए 9 चरण हो जाएगा। उससे कर्क राशि बनेगी। उसी तरह आप पूरा 12 राशियों को अपने अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, तो उससे आपको नक्षत्रों के नाम और राशियों के नाम भी याद करने में सुविधा होगी। और बार बार प्रैक्टिस करने से 12 राशियों के नाम, 27 नक्षत्रों के नाम याद कर लेने से फलादेश के लिए बहुत सुविधा होगा। जितने सारे फलित के विचार हम करते हैं, कुछ उसका आधार रहता है। फलादेश करने के लिए कई सारे सोपान रहते हैं, जैसे गोचर कुंडली से फलादेश करना। वर्तमान समय में प्राय लगभग लोग केवल पूछ लेते हैं मेरा जन्म राशि जन्म नक्षत्र ये है, क्या फल होगा वर्तमान समय में। तो गोचर का फल कहने की मतलब यह है केवल जन्म राशि और जन्म नक्षत्र के आधार से पंचांग में दिए हुए वर्तमान के ग्रह स्थितियों को देखते हुए प्रत्येक मास में, प्रत्येक दिन में, प्रत्येक पक्ष में पाक्षिक फलादेश, मासिक फलादेश और दैनिक फलादेश करना, यह गोचर का कुंडली का कार्य है। केवल गोचर कुंडली से फलादेश होता है क्या? यह नहीं है। विशेष सबसे प्राधान्य होता है जन्म कुंडली, इसीलिए सभी का जन्म कुंडली होते हैं। जन्म कुंडली से भी फलादेश करना चाहिए। ये सब जन्म कुंडली, गोचर कुंडली, वर्ष कुंडली, प्रश्न कुंडली परस्पर में संबंध है, लेकिन उसके बाद भी सब अपने आप में परिपूरक हैं। एक एक कुंडली को देख के भी हम लोग फलादेश कर सकते हैं। इसलिए सामान्य ज्ञान इसके विषय में हम अभी बता रहे हैं, इसका विशेष ज्ञान आगे जाके चर्चा किया जाएगा। गोचर कुंडली से फलादेश जन्म राशि जन्म नक्षत्र के आधार पर किया जाता है, और जन्म कुंडली से जो फलादेश है, जो शिशु जिस समय में जिस दिनांक में जन्म होता है उसके आधार पे जन्म कुंडली गणित के द्वारा बनाया जाता है। उस कुंडली में ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों की युति के आधार पे पूर्ण रूप से जन्म कुंडली का फलादेश किया जाता है। जो विषय हमारी आगे जाके यह जन्म कुंडली के फलादेश कैसे किया जाता है उस विषय में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और एक विशेष बात है वर्ष कुंडली के फलादेश। जन्म कुंडली और वर्ष कुंडली परस्पर में परिपूरक हैं, आधार है। जन्म कुंडली का फलादेश करने के लिए वर्ष कुंडली का आवश्यक पड़ता है, क्योंकि वर्ष कुंडली के आधार पे प्रति वर्ष, प्रति दिन, प्रति मास का एक मासिक कुंडली, वार्षिक कुंडली, दैनिक कुंडली बनता है, जिसमें आजकल हर न्यूज पेपर में आप देखेंगे तो एक जन्म राशि फलादेश, मेष राशि का क्या फलादेश है, वृष राशि का क्या फलादेश है, वो लिखा रहता है। वो वर्ष कुंडली के आधार पे, दैनिक वर्ष कुंडली के आधार पे वह फलादेश लिखा जाता है। और मुख्य चीज उसके बाद जो है वो प्रश्न कुंडली है, क्योंकि लगभग लोगों के किसी किसी के पास जन्म कुंडली नहीं होता है। डेट ऑफ बर्थ कब जन्म है वो पिताजी माताजी नोट नहीं किए हैं। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ के अनजान के कारण प्रश्न कुंडली के आधार पे फलादेश करना पड़ता है। प्रश्न कुंडली क्या है? यह प्रश्न जो पृच्छक यजमान आके अपने सामने बैठ के कोई प्रश्न कर दे, उस प्रश्न का तत्काल फलादेश करना ही
प्रश्न कुंडली का मुख्य विषय है। तो उसको कैसे फलादेश करेंगे? प्रश्न कुंडली को फलादेश करने के लिए जिस समय पृच्छक प्रश्न पूछ रहा है उसी समय का कुंडली बना के आपको फलादेश करना है। उसी से प्रश्न कुंडली का फलादेश लोग करते हैं। प्रश्न कुंडली के आधार के लिए स्वर शास्त्र को, शकुन शास्त्र को भी लिया जाता है। तो आगे हम प्रश्न कुंडली का भी फलादेश के विषय में चर्चा करेंगे। प्रायः ये जो भारतीय परंपरा में सभी का आदृत किया गया है, सभी को लेके फलादेश किया जाता है। और कुछ सामुद्रिक का भी विषय है, अंग लक्षण, हस्त लक्षण, उसको देख के भी कुंडली का फलादेश किया जाता है। इसीलिए कर, कपाल और कोष्ठी, कर मतलब हस्त का रेखा, कपाल रेखा मतलब अंग लक्षण, उसके बाद कोष्ठी मतलब जन्म कुंडली को आधार लेके फलादेश किया जाता है। तो एक ही सोपान से, एक ही दृष्टि से कभी भी फलादेश नहीं किया जाना चाहिए। फलादेश के लिए आधार भिन्न भिन्न होते हैं और सबको मिला के एक साथ कंपेयर करते हुए, तुलना करते हुए फलादेश करना चाहिए। ये हम वर्तमान जानेंगे। हमारे जो भारतीय परंपरा है उसमें फलादेश के आधार कितने हैं, क्योंकि कहीं पूर्व भारत, कहीं उत्तर भारत, कहीं दक्षिण भारत, सभी जगह के कुंडली अलग अलग होते हैं। तो तुरंत हम कुंडली के ऊपर चले जाते हैं। हमको फलादेश सीखना है और फलादेश सीखने के लिए कुंडली चाहिए, जन्म कुंडली चाहिए, प्रश्न कुंडली चाहिए, गोचर कुंडली चाहिए, वर्ष कुंडली चाहिए। जो भी कुंडली हो उसका कुछ खाका होता है और हर जगह की, जैसे पूर्व भारत कहने से उड़ीसा, बंगाल और बिहार के कुछ प्रांत, उत्तराखंड, हमारे अगरतला इत्यादि जो पूर्व भारत के प्रदेश हैं, राज्य हैं, उन सभी में चलने वाले कुंडली यह है। आपके सामने जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये जितने भी कुंडली बनाए गए हैं सब एक ही प्रकार के होते हैं, परंतु इनके आकार भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। और ज्योतिषीय लोग जो होते हैं उसका शोभा और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न जन्म पत्र के डिजाइनिंग करके बैठा देते हैं। परंतु इसमें पूर्व भारतीय कुंडली में राशि स्थिर होते हैं, इसीलिए लिखा हुआ है पूर्व भारतीय स्थिर राशि कुंडली। राशि स्थिर होते हैं मतलब आप जो देख रहे हैं आपके सामने, कुछ समय के बाद हम आगे प्रैक्टिकल भी देखेंगे कैसे ये पूर्व भारतीय कुंडली है। उड़ीसा प्रांत के और बंगाल प्रांत के इस प्रकार के कुंडली चलते हैं। तो मेष, वृष, मिथुन क्लॉकवाइज आप देखिए, मेष के बाएं तरफ वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशियां हैं और 12 राशियों को संख्या के हिसाब से संपूर्ण हम लोगों को याद कर लेना चाहिए। तो यहाँ मेष राशि आपको दिखाई दे रहा होगा। मेष राशि से शुरू होता है राशियों की गणना के क्रम और मीन राशि में जाके अंत होते हैं। अंतिम राशि जो है वो मीन राशि है। तो मेष के बाद वृष राशि उसके बाएं तरफ लिखा गया है, वृष के बाद मिथुन उसके नीचे, उसके बाद कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो ये 12 राशियां यहाँ स्थिर होते हैं, लेकिन भाव इस कुंडली में भाव चलित होते हैं। भाव क्या है? भाव मतलब जिस भाव के आधार पे, भावयति इति भावः, जो भावना हमारी एक एक राशि से सृष्टि होते हैं उसको हम भाव कहते हैं। तो 12 भाव भी होते हैं, जैसे 12 राशि 27 नक्षत्र होते हैं। इन कुंडली के फलादेश के लिए हम 12 भाव भी विचार करेंगे आगे जाके। तो थोड़ा से आगे देखिए, ये उत्तर भारतीय स्थिर भाव कुंडली है। उत्तर सभी को स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा।
उत्तर भारतीय जो स्थिर भाव कुंडली, वो स्थिर राशि कुंडली था पूर्व भारतीय, ये उत्तर भारतीय स्थिर भाव कुंडली है। भाव कुंडली में राशि चलित होते हैं, राशि स्थिर नहीं होते हैं, लेकिन भाव स्थिर हो जाते हैं। जैसे कि भाव क्या है, तनु भाव, धन भाव, सहज भाव, सुहृत भाव, सूत भाव, रिपु, जाया, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय, व्यय, ये 12 भाव होते हैं। इसमें तनु स्थान में किसी के मेष भी हो सकते हैं, किसके वृष भी होते हैं। तनु मतलब लग्न होता है, शुरू का जो भाव होता है वो तनु होता है। और इसी तनु राशि में, तनु भाव में मेष राशि भी हो सकते हैं, वृष, मिथुन, कर्क, कोई भी राशि हो सकता है। कर्म भाव में किसी कुंडली में, जैसे सोच लीजिए मेरे कुंडली में कर्म भाव में मिथुन राशि बैठा है, और दूसरे किसी के कुंडली में कर्म भाव में, जहां कर्म लिखा हुआ है, कर्म भाव में वृश्चिक भी होगा। उसी तरह कुंडली में ये जो कर्म स्थान देख रहे हैं, कर्म भाव देख रहे हैं, इसी कर्म भाव में राशियों की परिवर्तन होते रहते हैं। मतलब भाव यहाँ स्थिर है उत्तर भारत के कुंडली में, और राशियां चलते रहते हैं। लेकिन पूर्व भारत के कुंडली में राशि स्थिर होते हैं, भाव चलित होते हैं। तुला लग्न होगा तो तुला जहां पे लिखा हुआ है वहीं पे एक लिखना पड़ेगा। वृश्चिक लग्न होगा किसी का, जिस राशि में वृश्चिक है, जिस माने खाने का जगह वृश्चिक का है, उसी में एक लिखना पड़ेगा। एक मतलब लग्न होता है, उसमें भाव को चलित करते हैं, कैसे हम प्रैक्टिकल आगे जाके देखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है, दक्षिण भारतीय कुंडली, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल इत्यादि दक्षिण भारत की कुंडली होते हैं, उनमें राशि भी स्थिर होते हैं। लेकिन राशियां कहां से चलते हैं, दक्षिण की ओर से चलते हैं। दाहिने ओर से क्रमानुसार राशि के अंक स्थापित किए जाते हैं। जहां लग्न होगा वहीं पे लग्न लिखा जाएगा। लग्न मतलब जो तनुभाव अभी हम देखें, 12 भावों का नाम, सब लोग अपना अपना नोटबुक में 12 राशियों की नाम, ये तीनों कुंडली बना दीजिए पहले अपना अपना नोटबुक में। पूर्व भारतीय स्थिर राशि कुंडली को बनाइए, स्क्रीन में सबको दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीनशॉट लेके अपना बना दीजिए कुछ समय के लिए। उसके बाद दक्षिण भारतीय कुंडली में देखिए, दाहिने ओर से मेष जहां लिखा है, मेष के दाहिने ओर वृष लिखा है, वृष के आगे मिथुन, मिथुन के आगे कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशियां इसे दाहिने ओर से लिखा गया है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, 3 कुंडली हमारे पास हो गया। एक, क्योंकि किसी का भी, जैसे हम फलादेश करेंगे, फलादेश करने के लिए कोई भी जगह का कोई भी व्यक्ति आ सकता है। जैसे आप सारे माने विभिन्न देशों से, समग्र भारतवर्ष से कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। कोई दक्षिण का होगा, कोई उत्तर का होगा, कोई पूर्व का होगा, तो सबके लिए निश्चित रूप से ज्ञान होना चाहिए। तो आपको कोई मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना चाहिए। पहला काम यह है, शुद्ध इष्टकाल से कुंडली बनाने के लिए एस्ट्रोलॉजी एंड हॉरोस्कोप एक हम अभी स्क्रीन में शेयर कर रहे हैं, उसको देख लीजिए थोड़े से समय में। स्टॉप कर दीजिए। ये देखिए, एस्ट्रोलॉजी एंड हॉरोस्कोप जो सॉफ्टवेयर है, उसमें
इसी को सब लोग लगभग इंस्टॉल कर लीजिए। इसमें हम तीनों कुंडली को देखेंगे, कोई डेट ऑफ बर्थ और कोई टाइम ऑफ बर्थ डाल देते हैं, ऐसे अपने उदाहरण लेके डाल देते हैं। एबीसी में अपना नाम कुछ डाल दीजिए। आज तारीख है 8 जून 2023, समय समय अभी का कुंडली निकल गया। ये देखिए संपूर्ण ये उत्तर भारत की कुंडली है, इसको राष्ट्रीय कुंडली भी माना जाता है। शास्त्र में इसी का प्रायः पढ़ाई होती है। तो इस कुंडली को आप देखेंगे तो यहाँ लग्न जो है वो 8 लिखा गया है। तो हमको लग्न की संख्या याद करना पड़ेगा। मेष का संख्या कितना होता है? 1। वृष का संख्या कितना होता है? 2। मिथुन का संख्या 3। उसी के हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा? संख्याओं को याद करना पड़ेगा। तो संख्या को याद करेंगे तो यहाँ पे लग्न कुंडली जो देख रहे हैं आप, स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है 8 लिखा गया है। जिसमें 8 लिखा गया है वह क्या है? लग्न है। मतलब कौन सा लग्न है? वृश्चिक लग्न है, क्योंकि 8 राशि जो होता है वो वृश्चिक का होता है। तो लग्न, यहाँ राशि स्थिर नहीं हुआ, भाव स्थिर हो गया। लग्न मतलब तनुभाव, तनु धन सहज श्रुहु सुत रिपु जाया मृत्यु धर्म कर्म आय व्यय, जो 12 राशियां हैं, 12 राशियों को हम क्या किए हैं इसमें समझने की कोशिश करेंगे। मतलब जहां वृश्चिक राशि है वो तनुभाव है, जो धनु राशि है 9 जहां लिखा गया है वो धनु राशि है, वो धनभाव है। 10 जहां लिखा गया है वो सहज है। 11 जहां लिखा गया है वो श्रुहुत है। 12 जहां लिखा गया है वह राशि मीन है। तो भाव कौन सा हो गया? सुत मतलब पंचम भाव हो गया। 1 जहां लिखा गया है वो मेष राशि है और भाव कौन सा हो गया? तो षष्ठ भाव हो गया। 2 वृष राशि, सप्तम भाव मतलब जाया भाव। 3 मिथुन राशि, भाव मृत्यु भाव। 4 कर्क राशि, भाव कौन सा हुआ? ना धर्म। 5 सिंह राशि, कर्म। 6 कन्या राशि, आय। 7 तुला राशि, व्यय। इसमें क्या हो गया? भावों की स्थिरता रही और राशियों की चलित होगी। लेकिन आप थोड़ा, हम लोग व्याग जाते हैं, व्याग जाके सेटिंग में ये नॉर्थ इंडिया का कुंडली जहां लिखा गया है चार्ट स्टाइल में, वहीं पे क्या कर लेते हैं? ईस्ट इंडिया कर लेते हैं। और ईस्ट इंडिया मतलब पूर्व भारत करके उसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये पूर्व भारत की कुंडली बन गई। पूर्व भारत की कुंडली में मैं कहा था क्या? राशि स्थिर है, भाव चलायमान है। तो भाव चलायमान मतलब यहाँ कैसे पता चलेगा लग्न कौन सा है? लग्न वृश्चिक लिखा गया है और लग्न जहां है वहां पे एक लाइन खींचा गया है, उस कोने में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी कोने में एक लाइन खींचा गया है, इसको लग्न माना जाता है। मतलब ये वृश्चिक राशि है। मेष से गिनती करेंगे तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ऐसे 12 राशियां हुई। तो ये जो स्थान है, इसी स्थान को हम क्या कहते हैं? लग्न कहते हैं। और ये कौन सा राशि हुआ? वृश्चिक हुआ। तो वृश्चिक राशि है, लग्न हो गया। इसमें क्या हो गया? राशि तो स्थिर है लेकिन भाव चलित हो गया। वृश्चिक राशि लग्न हो गया मतलब ये तनुभाव हो गया। उसके सेकंड ये धन भाव होगा और धनु राशि होगा।
ये धनु के बाद मकर, जन्म राशि मकर राशि है, क्योंकि चंद्रमा जिस राशि में रहती हैं उसको क्या कहा जाता है? जन्म राशि कहा जाता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहते हैं उसको जन्म नक्षत्र कहा जाता है। जन्म राशि और जन्म नक्षत्र के आधार पे हम गोचर कुंडली को आगे जाके समझने की कोशिश करेंगे, तो उसके आगे शनि जिस घर में बैठा है वह कुंभ का राशि है। भाव लेकिन कौन सा हो गया? तनु भाव के आधार से गिनती करेंगे तो, वृश्चिक से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 हो गया, मतलब चौथा भाव हो गया। शनि जिस घर में बैठा हुआ है वो चौथा भाव में बैठा है। तो जैसा उत्तर भारत की कुंडली था वैसे ही पूर्व भारत की कुंडली बना है, कोई अलग सा नहीं बना है, लेकिन उसमें भाव स्थिर था, राशि चलायमान था। इसमें राशि स्थिर है, भाव चलायमान है। समझने के लिए कोई समस्या नहीं है। जो भी आपके सामने आएंगे उत्तर भारत की कुंडली, पूर्व भारत की कुंडली, वो आप अपने आप में फलादेश कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। आगे जाके हम दक्षिण भारत का भी कुंडली को थोड़ा नजर डालते हैं। दक्षिण भारत की कुंडली में देखिए, ऐसा हम जैसे कुंडली आपको दिखाए थे उसी तरह कुंडली बना हुआ है। इसमें लग्न कौन सा है? यहाँ भी कटा हुआ है रेखा। देखिए लग्न लिखा है वृश्चिक, वो चिन्ह लिखा है कोने में कटा होके चिन्ह लगाया गया है, वह वृश्चिक। लेकिन ये उल्टा क्रम में चलेगा। ये वृश्चिक हुआ तो ये धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, इसमें उल्टे क्रम में आपको गिनती करना है। पूर्व भारत और उत्तर भारत की कुंडली गिनती करने की सुविधा थोड़ा सा है, लेकिन उत्तर भारत की कुंडली, दक्षिण भारत की कुंडली जो क्रम में बाएं तरफ से गिनती होते हैं उत्तर भारत में, हम दक्षिण भारत में उसको दाहिने तरफ से गिनती करने की प्रारंभ करते हैं। तो ये वृश्चिक हो गई। तो वृश्चिक के बाद धनु और मकर राशि में चंद्रमा, सभी में मकर राशि में है। चंद्रमा जहां लिखा हुआ है वो मकर राशि है, शनि जहां लिखा गया है वह कुंभ राशि है, और नेपच्यून जहां लिखा गया है वो मीन राशि है। राहु मेष राशि में बैठा है। उत्तर हो, दक्षिण हो व पूर्व हो, तीनों की कुंडली में कोई विषमता नहीं है। सबका कुंडली का फलादेश करने की सिस्टम एक जैसा है, लेकिन कुंडली को बनाने की जो सिस्टम है थोड़ा सा भिन्न भिन्न है। इसीलिए फलादेश में कोई अंतर नहीं आएंगे, लेकिन कुंडली को समझने की कोशिश हम लोग करेंगे तो इसको अच्छे से समझा जा सकता है। आगे आगे जाके हम लोग चर्चा करते हैं। तो 12 राशि 12 भाव उसका फलादेश, ये बहुत मतलब लेंदी प्रोसीजर हो रहा है। उस सबको याद करना पड़ेगा, 12 भावों के नाम को याद करना पड़ेगा, 12 राशियों के नाम को याद करना पड़ेगा, और 12 राशियों की संख्या को भी याद करना पड़ेगा। जैसे मेष राशि का संख्या कोई पूछे तो 1 कहना है, वृष का 2, मिथुन का 3, सिंह कोई पूछे तो तुरंत 5 कह देना है, मीन कोई पूछे तो तुरंत 12 कह देना है। सब संख्याओं को याद करना पड़ेगा हम लोगों को। 12 भावों को तनु, धन, सहज, स्रोत, श्रुत, रिपु, जाया, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय, व्यय, जो 12 भाव हैं उनका जो फलादेश करना के जो मुख्य बात है इसी भावों में है। तनु मतलब शरीर, हम लोग जानते हैं। ये 12 भाव को थोड़ा हम नजर डाल देते हैं। तनु कहने से शरीर संबंधित, शरीर, सुख, दुख, रूप, वर्ण, आयु, इस सभी का विचार ये तनु भाव मतलब प्रथम लग्न भाव से ही किया जाता है। मतलब शरीर संबंधी जितने सारे विचार है
वो तनुभाव से करना है। हर व्यक्ति का शरीर मुख्य होता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो शरीर मुख्य है। शरीर को, शरीर बलवान है या सुदृढ़ है, रोग युक्त नहीं है या रोग युक्त है, उसको देखने के लिए हमको तनुभाव को देखना जरूरी है। शरीर का रूप क्या है, शरीर का प्रकृति क्या है, गुण क्या है, धर्म क्या है, उस सभी का विचार हम कहां से करेंगे? तनुभाव से करेंगे। उसके बाद सेकंड में धन, मुक्ता, माणिक्य, रौप्य, सुवर्ण, धन, संपत्ति, कुटुंब, ये सभी का विचार द्वितीय भाव से, धन भाव से किया जाता है। धन भाव धन संपत्ति के विचार के लिए प्रमुख माना जाता है। किसी किसी विद्वानों ने विद्या विचार के लिए भी धन भाव को ग्रहण किए हैं। तृतीय भाव जो है वो सहज है। सहज मतलब सहोदर। अपने मातृगर्भ से जो सहोदर भाई बहन जो पैदा हुए हैं, तो अपने जो भाई बहन है, छोटे भाई हो बड़ा भाई हो, वो सहज भाव से विचार किया जाता है। तो इसीलिए इसको सहज पराक्रम के नाम में भी से भी जाना जाता है, क्योंकि जहां बहुत ज्यादा भाई बहन होंगे वहां पराक्रम जरूर होगा। इसीलिए सहज भाव को पराक्रम भाव भी कहा जाता है। तृतीय भाव सहज भाव में व सहोदर भाव में प्रसिद्ध है। इससे पराक्रम का भी विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव जो है वो सुहृत है। सुहृत मतलब मित्र, सुख, भक्ति, वाहन। चतुर्थ भाव से वाहन का विचार, सुख का विचार, मित्र का विचार, मातृ का विचार, भूमि का विचार, ये सब चतुर्थ भाव से किया जाता है। जैसे धन भाव से धन संपत्ति का विचार किया जाता है, क्रय विक्रय का, कुटुंब का विचार किया जाता है, उसी तरह सुहृत जो सुख स्थान है, ये माता का स्थान है। लग्न, शरीर, तनु अपना खुद का होता है। चतुर्थ हमारी कुंडली में, हमारे जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव जो होता है वो माता का होता है। और पंचम भाव जो है वो सूत का मतलब पुत्र का, पुत्र कन्या का भाव होता है। पंचम भाव से सूत, संतान, पुत्र, कन्या का विचार, मंत्र, यंत्र, तंत्र, बुद्धि का विचार, ये सब पंचम भाव से किया जाता है। उसी तरह षष्ठ भाव जो है वो रिपु है, शत्रु है। शत्रु संबंधित, शत्रु शरीर का शत्रु कौन है? रोग है। तो शत्रु संबंधित सभी विचार, रोग का विचार, व्रण, घाव, ये सभी का विचार षष्ठ भाव से किया जाता है। और माता का भाई, जैसे हमारा भाई तनु से तृतीय भाव, लग्न से तीसरा घर जो है वो हमारा भाई बहन का विचार है। उसी माता का भाई मतलब माता से तीसरा स्थान, माता चतुर्थ भाव से, चौथे, पांचवें, षष्ठ स्थान से, छठा घर से, रिपु घर से, शत्रु घर से मातुल का भी, मामा का भी विचार किया जाता है। माता का भाई मतलब हमारे मामा होते हैं। सप्तम भाव जो है वो जाया है। जाया मतलब पत्नी। पत्नी मतलब पति के कुंडली में पत्नी, पत्नी के कुंडली में पति। स्त्री संबंधित व विवाह संबंधित व जीवन यापना जनित सुख संबंधित समग्र विचार, संपूर्ण वैवाहिक जीवन का सुख दुख का विचार सप्तम भाव से हमको करना पड़ेगा। पत्नी के कुंडली में पति का सुख दुख और पति के कुंडली में पत्नी का सुख दुख का विचार सप्तम भाव से, जाया भाव से किया जाता है। ये सप्तम भाव। उसके नेक्स्ट जो है सप्तम भाव से वाणिज्य का भी विचार किया जाता है। नेक्स्ट मृत्यु है, छिद्र है। नव छिद्र, हमारे शरीर में 9 छिद्र होते हैं। छिद्रों के स्थान में रोग होना, रोग का विचार
ये सब मृत्यु स्थान से किया जाता है। मृत्यु ही मोक्ष प्रदान का स्थान होता है, इसलिए मृत्यु को मुख्य माना जाता है। कब मृत्यु होगा व्यक्ति का, इसके लिए मृत्यु का विचार अष्टम भाव से 8वें घर से किया जाता है। लग्न से 8वां घर, लग्न से 7वां घर जाया और लग्न से 8वां घर मृत्यु। नेक्स्ट, मृत्यु के बाद धर्म स्थान है। धर्म मतलब भाग्य होता है। भाग्य संबंधित तो संपूर्ण विचार धर्म स्थान से किया जाता है और भाग्य का विचार भी नवम स्थान से किया जाता है। उसके बाद कर्म, कर्म संबंधित जीविका, आजीविका, कर्म प्राप्ति होगी या नहीं होगी, उसमें भाग्य सपोर्ट करेगा, भाग्य उसका आधार, कर्म प्राप्ति में आधार बनेगा या नहीं बनेगा, कौन से कर्म प्राप्ति होगी, जल संबंधित, वृष्टि संबंधित संपूर्ण विचार, ये सभी विचार दशम भाव से किया जाता है। जैसे दशम भाव चतुर्थ भाव मातृ का था, वैसे दशम भाव पितृस्थान भी कहा जाता है। चतुर्थ भाव से मातृ का सुख दुख का विचार किया जाता है, दशम भाव से पिता का सुख दुख का विचार किया जाता है। नेक्स्ट, आय, आय मतलब लाभ, लाभ एकादश भाव को लाभ भाव कहा जाता है। पत्नी लाभ, धन लाभ, पुत्र लाभ, विद्या लाभ, कर्म लाभ, कोई भी लाभ हो, लाभ प्राप्ति होगी या नहीं होगी, आय होगा या नहीं होगा, वह संबंधित सारे विचार आय भाव से किया जाता है। गुप्त रूप से पत्नी का विचार भी एकादश भाव से किया जाता है, आय स्थान से। नेक्स्ट, व्यय भाव, व्यय मतलब हानि, हानि शरीर हानि, कर्म हानि, धन हानि, पत्नी हानि, यह समग्र हानि संबंधित विचार जितने हैं वो व्यय भाव से किया जाता है। ये 12 भावों की सामान्य परिचय हम लोगों को जान लेना चाहिए। विशेष जन्म कुंडली के फलादेश में 3 मुख्य होते हैं, एक लग्न, सूर्य और चंद्रमा। जैसे एक परिवार को चलाने के लिए, एक परिवार कहने से एक गृहकर्ता होता है और एक मकान होता है और तीसरा क्या है, उस मकान में रहने वाले और बाकी लोग। तो मकान यदि सुंदर हो, सुदृढ़ हो, सोच लीजिए एक परिवार में 7 लोग हो और 7 लोगों के लिए रहने के लिए एक ही कमरा हो, तभी एक ही कमरा में यदि 7 लोग रह जाएंगे तभी उनको संपूर्ण सुख सुविधा प्राप्ति नहीं हो सकती है। रहने के लिए व्यक्ति के हिसाब से एक एक प्रकोष्ठ होना चाहिए, अलग अलग प्रकोष्ठ होना चाहिए। सभी प्रकोष्ठ में सारे सुविधा, लैट्रिन बाथरूम इत्यादि, खटिया इत्यादि, सोने के लिए पंखा, लाइट इत्यादि जो सुविधा होना चाहिए सभी कमरे में होना चाहिए। मतलब कहने की मतलब यह है, जो लग्न है वो शरीर है और वास्तु में भी लग्न जो होता है वो अपना मकान होता है। मकान सुंदर हो, सुदृढ़ हो और हर व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के हिसाब से, पति पत्नी के दृष्टि के हिसाब से हो, माता पिता के दृष्टि से हो, पुत्र के दृष्टि से हो, सभी के लिए एक एक प्रकोष्ठ भी चाहिए। तो मकान यदि सुदृढ़ हो, सुंदर हो, लग्न यदि सुदृढ़ हो जन्म कुंडली में और लग्न यदि बलवान हो, लग्न में शुभ ग्रहों की दृष्टि युति हो, तभी उसके जीवन सुखमय होता है, व्यक्ति के जीवन सुखमय होता है। और सूर्य होता है गृहकर्ता, घर का जो मुखिया होता है वो सूर्य होता है। घर के मुखिया के पास धन, संपत्ति और कर्म सारे सुदृढ़ हो, अच्छा शक्तिवान हो वो, और उसके पास धन उपार्जन की क्षमता
सम्यक रूप में हो, धन सफिशिएंट उसके पास हो और सबको इकट्ठा करके रखने की शक्ति सामर्थ्य हो, आत्मविश्वास हो, वह आत्मकारक ग्रह सूर्य होता है। उसी तरह जन्म कुंडली में जैसे सूर्य की प्राधान्य है एक परिवार में, उसी तरह गृहकर्ता का भी प्राधान्य होता है। और हर वास्तु में, वास्तु के फलादेश हम जब देखेंगे उसमें गृहकर्ता का मुख्य भूमिका रहता है उस वास्तु को सटीक बनाने के लिए और वास्तु का स्वबल प्राप्ति करने के लिए गृहकर्ता का मुख्य भूमिका रहता है। उसी तरह जन्म कुंडली में भी लग्न मतलब संपूर्ण शरीर और सूर्य मतलब आत्मा सुदृढ़ होना चाहिए। सूर्य बलवान होने से व्यक्ति के जीवन सुखमय होता है। चंद्रमा होता है मन का कारक, लग्न शरीर, सूर्य आत्मा, चंद्रमा मन। सभी का मन यदि एकाग्र हो और मनमुटाव ना हो, परिवार में विचलित कोई ना हो, धन की स्थिरता हो, कर्म की स्थिरता हो, तभी वो परिवार दीर्घ जीवन तक एक साथ सब लोग मिलजुल के रहते हैं, नहीं तो बिखर जाते हैं। उसी तरह जितने हम लोग जानते हैं एक कुंडली में माने चंद्र को, सूर्य चंद्र को छोड़ के भूमादि पंचतारा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि 5 तारा एक ग्रह रहते हैं, 5 ग्रह और बाकी 5 ग्रह। इन लोगों को इकट्ठा मिलजुला के बांध के रखने की जो कार्य करता है वो चंद्रमा करता है। चंद्रमा यदि मन एकाग्र हो, चंद्रमा यदि बलवान हो, सूर्य यदि बलवान हो, लग्न यदि बलवान हो, तो निश्चित रूप में उसके जीवन सुखमय रहेगा, उसमें कोई शंका नहीं है। कई सारे राजयोग क्रमशः निश्चित रूप में उस कुंडली में सृष्टि हो जाएंगे। सारे जीवन कर्मयोग में, राजयोग में, राजभोग में, भौतिक सुख में, सभी प्रकार के सुख उसको प्राप्ति हो जाएंगे। और इसीलिए चंद्रमा को जन्म कुंडली में मुख्य माना जाता है, क्योंकि जन्म राशि और जन्म नक्षत्र का मुख्य जो आधार होता है वो चंद्रमा होता है। और प्रायः चंद्रमा से कई सारे राजयोग भी उत्पन्न होते हैं। जितने सारे हम लोग योगों की फलादेश जानेंगे उसमें चंद्रमा से राजयोग, सूर्य से राजयोग, लग्न से राजयोग, इन तीनों में से विशेष करके कर्मयोग, राजयोग, विभिन्न प्रकार के योगों की फलादेश हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो प्रत्येक जन्म कुंडली में सूर्य आत्मा, लग्न शरीर, चंद्रमा मन, ये तीनों को ध्यान देके हम लोगों को फलादेश आगे जाके करना पड़ेगा। और भी उदाहरण ले सकते हैं। यदि कोई बाइसाइकिल है, बाइक है, कोई बाइक बूढ़ा चला रहा है, कोई बूढ़े व्यक्ति चला रहा है, बहुत अच्छा सा ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, तभी उसमें एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बहुत होते हैं। लेकिन बाइक में पावर 125 सीसी जो हॉर्स पावर होता है वो बढ़िया हो, मतलब हॉर्स पावर कौन है? सूर्य है। उस बाइक को चलाने वाला भी सुदृढ़ शक्तिशाली एक बालक हो, माने युवा हो। बाइक तो शरीर है, लग्न मतलब बाइक भी नया हो, 125 सीसी वाला नया बाइक हो, उसको चलाना वाला सुदृढ़ एकाग्रचित्त एक उत्तम युवा हो और उसका मन भी एकाग्र हो। तीनों यदि मिलेगा तभी बाइक आराम से कहीं एक्सीडेंट नहीं होगी, अच्छे से वो चला के ले आएगा। 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक वो चला सकता है। लेकिन यदि चलाने वाला मतवाला हो, मदिरा पान करके चला रहा हो, कहीं ना कहीं 100-200 किलोमीटर के बीच में भी एक्सीडेंट हो सकता है। कहने की मतलब यदि कोई भी इस तीनों में से, लग्न, सूर्य, चंद्रमा, इन तीनों में से कोई एक भी कमजोर हो जाए, मन एकाग्र ना हो, चंद्रमा कमजोर हो जाए, मन एकाग्र ना हो, मन विचलित हो, कर्म क्षेत्र में बाधा उपजेगी। अनेक सारे जीवन में बहुत सारे बाधा विघ्न सृष्टि होगा, उससे पीड़ित भी होगा व्यक्ति।
अनेक कष्ट भी हो सकते हैं। यदि सूर्य आत्मविश्वास नहीं हो, सूर्य कमजोर हो, कभी भी व्यक्ति में कर्म करने की दक्षता जो है वो ह्रास होगा, हानि होगा। शरीर ठीक ना हो, रोगाक्रांत हो, लग्न तनुभाव यदि सुदृढ़ ना हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि युति से युक्त ना हो, कभी भी व्यक्ति के शरीर में रोगाक्रांत होने से भी कर्म बाधा प्राप्त होगा। तो इसीलिए कहने की मतलब जितने सारे हम लोग फलादेश करते हैं उसमें लग्न, सूर्य और चंद्रमा का प्रामुख्य होता है। ये आज हम लोग केवल सामान्य परिचय पढ़े हैं। कोई भी कुछ भी प्रश्न हो, अपना जिज्ञासा हो, प्रश्न पूछ सकते हैं, ग्रुप में लिख के भेज सकते हैं या चैट में लिख के भेज सकते हैं, चैट कर सकते हैं। उस प्रश्न की उत्तर गुरुजी प्रश्न नहीं, एक निवेदन है मेरा। जी गुरुजी, जैसे आपने ये बताया कि राशियां याद करना है, नक्षत्र याद करना है, तो कृपया इनके जो श्लोक हो वो आपके पास हो तो ग्रुप में प्रेषित कर देंगे तो गुरु श्लोक के माध्यम से याद करने में सरलता जाएगी गुरुजी। ठीक है, श्लोक तो भेजेंगे, श्लोक के साथ साथ नाम भी भेज देंगे। क्योंकि कुछ लोग माने जर्नल से हैं तो सभी लोग श्लोक तो याद नहीं कर पाएंगे। जो जर्नल से हैं उन लोगों का तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, इन सब का आज भेज दिया जाएगा जी। और कौन सी पुस्तक हमें लेना चाहिए जिससे आप जिसको माध्यम बना के पढ़ाएंगे तो वो बता दीजिएगा। नहीं, कोई माध्यम नहीं है, वो गणेश जी होंगे। जी हरिओम। जी गुरुजी। हरिओम। नमस्कार गुरुजी। सर आपने जो आज नोट्स डाले हैं हमको आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं क्या? आज आप भेजिए हमको। जी भेज दिया जाएगा ग्रुप पे आपको। ठीक है सर, धन्यवाद सर। नमस्ते सर। सर मेरा प्रश्न है, आपने स्टार्टिंग में भूमिका में कहा था अश्विनी नक्षत्र वगैरह के ताराओं के बारे में कि मतलब अश्विनी में 3 तारा है, भरणी में 3 है, ऐसे करके, तो इसका थोड़ा रेफरेंस मिल जाएगा कि कहाँ लिखा है, मतलब ये ताराओं की जो काउंटिंग है 27 नक्षत्रों के अलग अलग ताराएं जो होंगी। जी ये मुहूर्त चिंतामणि श्री रामचंद्र देवज्ञ का है, उसमें इसका वर्णन मिल जाएगा। मुहूर्त चिंतामणि जी। नक्षत्र अध्याय नक्षत्र 4 अध्याय का अंतिम श्लोक है, अंतिम के उपांतिम नक्षत्र है, नक्षत्र 4 अध्याय का, उसमें मिल जाएगा आपको। धन्यवाद। तो चाहे तो फोटो भेज सकते हैं ग्रुप में, लेकिन ग्रुप में बहुत सारे फोटो भेजने से वो हैंग होगा या क्या। फोटो भेज देंगे ग्रुप में। जी नहीं, हम देख लेंगे जी। ठीक है सर, ग्रुप में डाल देंगे, सबके पास जाएगा मटेरियल। ना ठीक है भेज देंगे। और कोई किसी का डाउट ग्रुप में डाल दीजिएगा सर। बहुत कुछ हो तो पीडीएफ फॉर्म में भेज सकते हैं, एक जगह मिल जाएगा और बहुत ज्यादा होगा भी नहीं। ठीक है यथा संभव भेज देंगे। गुरुजी क्या गुरुजी जन्म नक्षत्र का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है? निश्चित पड़ता है। जन्म नक्षत्र, जन्म राशि और प्रत्येक ग्रहों की प्रत्येक प्रभाव भी एकदम माथी भी नहीं ना, माथी पड़े एकदम इतनी ताला। जब भी कुंडली का फलादेश हम लोग करते हैं उसमें जन्म नक्षत्र पहले तो भाव राशि उसी के हिसाब से हम लोगों को फलादेश तो करना है। उसके बाद जन्म नक्षत्र का विशेष फल रहता है और प्रायः हमारी जितने सारे शास्त्रीय ग्रंथ हैं उसमें जन्म नक्षत्र के बारे में बताया गया है, जन्म नक्षत्र के फल के बारे में। उसको आगे जाके चर्चा करेंगे बाद में। क्या दक्षिण भारत क्या है, क्या क्वेश्चन है? दीपक जी का प्रश्न है ये दक्षिण भारतीय और पूर्व भारतीय कुंडली के बारे में एक बार और बताएं। अभी ठीक है, मैं ग्रुप में दक्षिण भारत और पूर्व भारत की कुंडली भेज देता हूँ। आप थोड़ा वो एस्ट्रोलॉजी एंड हॉरोस्कोप वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके अपने अपने मोबाइल में एक बार देख लीजिए, माने बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। उसका यदि डाउट हो रहा
हम लोग उसमें कल चर्चा कर लेंगे। और कोई प्रश्न है? नमो नमः सर। गुरुजी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी, आपने जो बताया कि द्वितीय भाव से हम विद्या का विचार भी करते हैं और एकादश भाव से और सप्तम दोनों से पत्नी का विचार मतलब पत्नी का विचार करेंगे, तो हम किसका लिख के रखें सर? नहीं, आप तो लिख के रखिए, सप्तम भाव से ही पत्नी का विचार किया जाता है। और विद्या विचार का संबंध जो है वो जैसे आगे जाके हम लोग विद्या विचार के जब फलादेश करने लगेंगे, उसमें द्वितीय भाव को ही ग्रहण करेंगे, चतुर्थ भाव को ही ग्रहण करेंगे, पंचम भाव को ही ग्रहण करेंगे, उस समय आपको और परिष्कार हो जाएगा। आप अभी केवल जो जो लिखा गया है तनु धन सहज स्रोह सुत रिपु जया मृत्यु धर्म कर्म आयव्यय 12 भावों की जो नाम बताया गया है उसको आप नोट करके याद कर लीजिए। और आगे जाके विद्या का जब विचार आएगी तो विद्या के विषय कैसे कैसे हम विद्या विचार करते हैं माने छात्रों का, और विवाह संबंधित विचार के में कैसे एकादश भाव को पंचम भाव को ग्रहण करते हैं, वो सब आप फलादेश में सीखेंगे, उसमें कोई जी धन्यवाद सर। संक्षिप्त अक्षर चुचे चोला लीलू ले लो कोई गुरुजी प्रणाम। शंकर ठाकुर तालकेदार जी पूछे हैं, नक्षत्र का चरणों में जो संक्षिप्त अक्षर क्या मतलब क्या है? सुनिए, ये विषय कल हम लोग चर्चा जरूर करेंगे, कैसे संक्षिप्त अक्षर को नामकरण करने के लिए और व्यवहारिक नाम में और जातक के नाम में ग्रहण करते हैं। विशेष करके तुचे चोला अश्विनी, लीलू लेलो भरणी, चंद्रमा के राशि और नक्षत्र के आधार पे व्यक्ति का नामकरण किया जाता है। वह विषय आगे जाके हम लोग निश्चित चर्चा करेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं होगी आपको। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी मेरा प्रश्न था कि सबसे अच्छा पंचांग कौन सा है जो सर्वोत्तम भारत में प्रचलित? आप कहाँ के हैं? मैं वेस्ट यूपी से हूँ साहब, डिस्ट्रिक्ट शामली से। शामली से। सुनिए, आपके मोबाइल में एक इंस्टॉल कर लीजिए दृक पंचांग। अब अभी हम लिंक भेज रहे हैं। ठीक है ठीक। दृक पंचांग इंस्टॉल कर लीजिए, इसी को देखना चालू कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आपके लोकल पंचांग जो ऋषिकेश इत्यादि जो लोकल पंचांग है उसको आप पहले पंचांग देखने के लिए मोबाइल आपसे देखिए। गुरुजी चरण वंदन। गुरुजी मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। हाँ, तो हमारा उड़ीसा से एक आता है उड़ीसा कोहिनूर प्रेस पंजिका। हाँ, वो भी अच्छा है। राधा रमन भी मेरे पास तो ये है गुरुजी, लेकिन देखना नहीं आता मेरे को। एक दिन इसके बारे में भी क्लास कर दीजिए ताकि लोगों को ये पता चले कि कैसे देखते हैं। तो हमको एक गुरुजी वो क्या अभी वर्तमान तत्काल जो कोर्स में हम लोग मैंने डिजाइनिंग किए हैं फलादेश के लिए, ये अभी फलादेश का शिक्षा, क्योंकि सभी को जी अभी नहीं गुरुजी, बाद में कभी भी कर सकते हैं। हाँ, वो कर लेंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं। जी गुरुजी ठीक है। और एक बात गुरुजी, मेरे पास है एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन, एस्ट्रोसेज वो भी सही है? वो भी सही है, एस्ट्रोसेज जो भी है वो सही है, सभी में एक जैसा है। अच्छा। ये जो एस्ट्रोलॉजी एंड हॉरोस्कोप जो सॉफ्टवेयर ऑफलाइन चलता है, और इसमें क्या है, तीनों कुंडली हम लोग प्रैक्टिकल के लिए देख सकते हैं। माने पूर्व कुंडली, उत्तर भारत की कुंडली, दक्षिण भारत की कुंडली, तीनों कुंडली एक साथ देख सकते हैं। इसीलिए इसको थोड़ा एक बार आज प्रैक्टिकल आप लोग घर में कर लीजिए, सभी लोगों को आग्रह है, सब लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे काल पढ़ाने में सुविधा होगी। गुरुजी प्रणाम। कौन सा एप्लीकेशन प्रयोग करना चाहिए शुद्ध फलादेश के लिए? शुद्ध फलादेश के लिए वो आप खुद बुद्धि से होता है, वो फलादेश कोई सॉफ्टवेयर से नहीं होता है। सॉफ्टवेयर आप जो भी यूज कर लीजिए वो काम में आएगी। गुरुजी प्रणाम। मैं जयपुर से बोल रहा हूँ।
जी 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 जी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जितने में प्रचलित नाम और जन्म राशि रख देते हैं माँ बाप कोई भी इनको म्यूट नहीं करना चाहिए था, इनको म्यूट करना। इको हो रहा है। इको हो रहा था, वो अभी म्यूट किए हैं, वो आ जाएगा। बोलिए सर जी। हरिओम, जयपुर से जो बोल रहे थे। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ, प्रचलित नाम और जन्म राशि के नाम इनके फलादेश जीवन में कैसे चलते हैं, बस ये थोड़ा सा पूछना। कोई पूछेगा मेरा तो नाम ये है और जन्म राशि वाला नाम नहीं रखते वो प्रचलित में। अभी तो उस विषय, ये तो बहुत बड़ा विषय है, उसको चर्चा करने के लिए आगे जाके पहले जन्म नाम क्या है और व्यवहारिक नाम क्या है, उस विषय में पहले जानकारी हो जाना चाहिए और सभी को हो जाना चाहिए। बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखना है। ठीक है ठीक है ठीक है, जी 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 जी, धन्यवाद। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते नमस्ते गुरुजी, हम कह रहे थे कि अगर हमारी क्लास टीचमेंट ऐप पे होती तो उस पे मतलब रिकॉर्डिंग भी हमारे पास वीडियो की रहती है, हम देख सकते हैं। नहीं, रिकॉर्ड नहीं होगा। पहले से सूचना था, आप लेट में ज्वाइन नहीं कर सकते। 5 से 6 बजे के अंदर 5 से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करेंगे गुरुजी, मतलब हेलो नहीं होगा, टीचमेंट पे नहीं होगा। हाँ, टीचमेंट ऐप पे नहीं हो पाएगा, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं उसमें। जी ठीक है गुरुजी। गुरुदेव हिंदू विश्वविद्यालय से बोल रहा हूँ। हाँ जी गुरुदेव, ये एक वाला जो अभी आपने बताया, एक बात बोलो, याद से थोड़ा सा प्रश्न सुनाई नहीं दे रहा है। जी गुरुदेव, मैं कह रहा हूँ जो पंचांग वाला अभी बात बोले गुरुदेव, पंचांग वाला थोड़ा भेज दिया गुरुदेव। ग्रुप में भेज दिए ना? अभी नहीं भेजे, ग्रुप में भेज देंगे, ग्रुप में भेज देंगे। हेलो, हाँ नमस्कार गुरुजी। नमस्ते गुरुजी, आपने जो बोला कि हम एक ही माध्यम से फलादेश नहीं करेंगे, आपने बोला हस्त विद्या, तो यहाँ पे हस्त विद्या भी आप इनमें टॉपिक में लेने वाले हो? टॉपिक अभी जो चल रहा है वो जन्म कुंडली का फलादेश के बारे में चलेगा। हस्त विद्या आज चालू होगा, अभी नहीं। ओके ओके ओके, वो प्रशिक्षण आगे जाके होगा, वो सारा एक साथ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एक अभी 2 महीना तो कैसे भी चला जाएगा वो जन्म कुंडली का फलादेश सीखते और पूरा सारा सब्जेक्ट को, ज्योतिष बहुत बड़ा होता है। हाँ जी हाँ जी गुरुजी। जी गुरुजी, मैं सुदर्शन बिहार से बोल रहा हूँ। हाँ जी गुरुजी, आज जो कक्षा हुई वो बहुत ही सुंदर, थोड़ा हमें आज कठिनाई हुई, लेकिन आशा करते हैं थोड़ा सा इस पे कल भी विचार कर दिया जाए, थोड़ा समय में। थोड़ा आलोचना कल भी होगा, पूर्व पाठ का आलोचना जरूर होगा। जी जी गुरुजी, पठित विषयों का जैसे आज जो हम लोगों ने पढ़ा उसको जो मिला याद करने के लिए, उसे हम प्रयास करेंगे आज रात्रि में उसे याद कर ले। याद करने के बाद अच्छा समझ में हम समझते हैं कि आएगा कल इस विषय को यदि पढ़े। जी गुरुजी, आज इसे याद कर लेंगे तो कल पढ़ाए इस पर थोड़ा संक्षेप में यदि चर्चा हो जाएगी तो हमें लगता है कि ज्यादा लाभ कर हो पाएगा। बिल्कुल, एक बार सिंहावलोकन करते चलेंगे, ठीक है? जी गुरुजी, जी गुरुजी, नमो नमः। अन्य कोई? नहीं। गुरुजी, आपने जो भी आज पढ़ाया है ना, हेलो, हाँ जी, आपने जो पढ़ाया उसको पीडीएफ बना के आप ग्रुप पे शेयर कर दिए, ताकि सबको मिल जाएगा कुछ मटेरियल पढ़ने के, फिर जो रिवीजन भी हो जाएगा। ग्रुप में भेज दीजिए। प्रणाम गुरुजी, मेरी एक जिज्ञासा थी। हाँ जी। हाँ गुरुजी, जैसे हम लोग अंक ज्योतिष में अंकों के कारक ग्रहों को मानते हैं कि एक सूर्य का प्रतिनिधि है, 2 चंद्रमा का है, तो क्या ऐसा कोई प्रमाण हमारे भारतीय वैदिक ग्रंथों में है? क्या ऐसा होता है जैसा आजकल प्रचलित किया जा रहा है और उसी के आधार पर अंक ज्योतिष में अंक कुंडलियां भी बना दी जाती हैं? भारतीय मुझे तो सौर शास्त्र में है, लेकिन उतना अंक शास्त्र का उस तरह से नहीं है जिस तरह से आप कह रहे हैं, अपनी भारतीय पद्धति में नहीं है। जी 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 जी, अपनी भारतीय पद्धति में प्रश्न कुंडली, गोचर कुंडली और सामुद्रिक, लग्न कुंडली, हस्तरेखा इत्यादि, वर्ष कुंडली इत्यादि की चर्चा है और स्वर शास्त्र की विशेष चर्चा है
है ना। नहीं, आजकल बहुत सारे अंकशास्त्री ये कह रहे हैं कि एक अंक सूर्य का कारक होता है, इसके प्रमाण अनेक ग्रंथों में है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि कोई ग्रंथ का एक नाम बताइए जिसमें यह प्रमाण हो। प्रमाण रूप में अंक शास्त्र में जिस प्रकार से उन्होंने किया है उस तरह से कोई सिद्ध प्रमाण किसी प्रामाणिक पुस्तक में तो नहीं मिलता है। जी जी जी, तो क्या मानना चाहिए हमको, एक अंक सूर्य का मानना चाहिए? देखिए, बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे हमारे ज्योतिष शास्त्र में ताजिक नीलकंठी इत्यादि है, तो उसका आनयन बोलते हैं कि यवनों के द्वारा हुआ, ठीक है। तो शास्त्र जब आप जिस दृष्टि से फलादेश कर रहे हैं तब उसको मानिए। यदि आप पूर्ण रूप से अंकशास्त्र को मान करके फलादेश कर रहे हैं तब आप उस पद्धति को लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ के सामुद्रिक शास्त्र में और कीरों के सामुद्रिक शास्त्र में अंतर है जी। फलादेश वह भी अपनी पद्धति से करते हैं और फलादेश हम भारतीय भी अपनी पद्धति से करते हैं, है ना। तो जिस पद्धति के आप अनुयायी हैं उस पद्धति को जब उस पद्धति को लेकर फलादेश करेंगे तब उस चीज को मानिए, ठीक है। जब आप वैदिक ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो वैदिक ज्योतिष में जो हमारे ऋषियों के आप्त वचन हैं वो हमारे लिए परम प्रमाण है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ। अन्य कोई और है? और एक सूचना है सभी के लिए। जी गुरु जी। हाँ जी बताइए। निष्पादन करण स्पर्श गुरु जी। गुरु जी हमारी एक रिक्वेस्ट थी कि क्या ये संभव है कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा, इसकी जानकारी। देखिए आप सभी को इस कक्षा में फलित ज्योतिष प्रशिक्षण के नाम से आपका यह कार्यक्रम है। इसमें आपको ज्योतिष के सामान्य परिचय को करने के बाद आपको फलादेश की पद्धतियां बताई जाएंगी, कैसे फलादेश करना है वह संपूर्ण विधि बताई जाएगी। और यदि आप विश्वास मानिए, यदि आप दैनिक दिया हुआ कार्य पूर्ण कर लेते हैं तो 2 महीने के बाद आप बहुत अच्छे ज्योतिषियों के सामने भी वाक चातुर्य, वाक कौशल आपको और ज्ञान आ जाएगा, ठीक है। और निश्चित, और इस कक्षा के बाद हम एक नेक्स्ट लेवल का इस कक्षा में जो पढ़ चुकेंगे यदि इच्छुक रहेंगे तो एक और कोर्स चलाएंगे, उसमें फिर और हाई लेवल का पढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे। अभी इसमें बहुत सारे सामान्य जर्नल से भी जुड़े हैं जिन्होंने कभी ज्योतिष पढ़ा नहीं है, बहुत सारे प्रबुद्ध भी जुड़े हैं, बहुत सारे शिक्षक भी जुड़े हैं। तो सभी को समन्वय करते हुए हम इस कक्षा को करेंगे, है ना। और जी जी प्रणाम सर जी। सागर बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से। जी जी। और सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम सर। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही और पढ़ाने का ढंग भी बहुत अच्छा रहा। जी जी तो ये आभासी तरीके से हम लोग ये पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रस्तुति की, इसलिए आप सभी विद्वजनों को मैं धन्यवाद देता हूँ। गणेश जी तो बड़े विद्वान है, मैं उन काफी सालों से मैं उनके संपर्क में हूँ। जी जी। बाकी सभी जो आपकी टीम है वो भी बहुत विद्वान है। आपको कोटि कोटि प्रणाम सर, बहुत अच्छा सेशन रहा। धन्यवाद। अच्छा, सभी के लिए एक सूचना है, कल प्रायः 5:05 तक सभी लोग जुड़ जाइए, क्योंकि आज मैं देखा हूँ क्लास में अंतिम समय तक कुछ लोग जुड़ते रहे हैं जिससे व्यवधान आता है कक्षा में, और इसीलिए 20 मिनट पहले लिंक दे दिया गया है। और 5:05 तक यदि आप लोग जुड़ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद प्रायः आपको नहीं लिया जाएगा अंदर। तो और दूसरी बात यह है कि यदि आप लेट में जुड़ेंगे, आपने 5 मिनट भी यदि मिस कर दिया, मुझे लगता है तो आप विषय को पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ज्योतिष पढ़ना, ज्योतिषी बन जाना कहना बहुत आसान है, परंतु वास्तव में यह तपस्या है ना। तो आपको एकदम 1 घंटा ही देना है और बहुत अच्छे से समय आकर के यदि आप समय देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर यही गूगल मीट का लिंक यही रखेंगे आप कल से? नहीं, लिंक कल दूसरा दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, अंकित सर जी। हेलो सर, लोग से आग्रह है सर, अंकित सर जी, कि माइक को सभी लोग म्यूट रखा करें, इससे डिस्टर्ब होता है। अगर 1-2 लोग अगर माइक ऑन रखते हैं तो बीच का जो बोलते हैं वो रुक जाता है। तो सभी लोगों से विनम्र आग्रह है कि अंतिम तक माइक मतलब बंद रखे, अंतिम में क्वेश्चन करने की इन लोगों को टाइम दिया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको अंतिम में 10, 15 मिनट, 20 मिनट जितना भी आप चाहेंगे आपको प्रश्न के लिए समय दिया जाएगा।
कक्षा में बीच निश्चित बीच में रूप बोले से नहीं सर कोई। हाँ, कक्षा में कोई भी निश्चित रूप से व्यवधान नहीं करे तो सभी के लिए अच्छा होगा, है ना? अंकित जी, मेरा आपसे एक निवेदन है, आप अपने एंड से वीडियो नेट भी भी ऑफ ब्लॉक कर रखें, सकते हैं वीडियो भी और ऑफ रखें। सब लोग वीडियो रखे चालू ऑन रख सकते हैं, वीडियो का भी ऑफ करने का बताया जाए। अंकित जी, मैं आपको बताता हूँ, आप अपने एंड से सबके माइक म्यूट कर सकते हैं और सबकी फोटो म्यूट कर सकते हैं और चैट भी ऑफ कर सकते हैं। आप उसको 50 मिनट बाद ऑन कर दिया कीजिए, ये समस्या ही खत्म हो जाएगी सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कल से वही किया जाएगा जी। प्रणाम गुरुजी, मैं अश्वनी साहू मध्य प्रदेश से हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये गूगल मीट पे हम लोग जो ये कर रहे हैं, इसमें कभी कभी कॉल आ जाता है बीच में, तो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये फिर से रिज्वाइन करना पड़ता है बीच बीच में। आप 2 मिनट के अंदर रिज्वाइन करेंगे तो पुनः आपको परमिशन नहीं मांगता है, परंतु फिर भी हम लोग एक व्यक्ति बैठे रहते हैं तो दिक्कत की बात नहीं है ना। तो दोबारा रिज्वाइन करेंगे तो दिक्कत तो नहीं है, मतलब ऐसा कि फिर बाद में एंट्री ना मिले? नहीं, देखिए आपके पढ़ाने के लिए ही कक्षा है, परंतु मेरा आग्रह यही रहेगा कि आप ससमय जुड़ जाएं, उसके बाद रिज्वाइन कॉल आ जाता है तो अलग बात है ना? जी गुरुजी, जी जूम में डिस्कनेक्ट नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है जूम में। जी देखिए, अभी हमने जो है गूगल मीट का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा मतलब प्रायः 250 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो सामान्य रूप से 100 लोग ही जुड़ते हैं, इसलिए मैंने इसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। तो इसमें भी क्लास गुरुजी ये बहुत अच्छा है। कभी कभी बहुत गंदे गंदे वीडियो चलने लगते हैं ऑटोमेटिक। जी 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 गुरुजी, कभी कभी जूम में जो है ऑटोमेटिक गंदे वीडियो आ जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारी वो है। जी जी, गूगल मीट गुरुजी सही रहेगा, गूगल मीट सही है। हाँ, इसी के माध्यम से कक्षाएं होंगी, अन्य किसी माध्यम से कक्षाएं नहीं होंगी। और जो क्वेश्चन बीच बीच में जो क्वेश्चन गुरुजी ने बता रहे थे, किसी का कोई डाउट है तो लिख के रखिए, ताकि बाद में हम लोग उसका पढ़ के क्वेश्चन कर सके तो अच्छा रहेगा। आप डाउट लिख दीजिए, चैट में लिख दीजिए, अपने पास लिख के रखिए। लास्ट में अभी आपको 20 मिनट से प्रश्न उत्तर ही हो रहा है, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, सभी को नमो नमः, धन्यवाद। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा शांति शांति शांति। नमो नमः। नमो नमः।